हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में नेक्स्ट थ्योरी जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो सबसे पहले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के कुछ मेन पॉइंट्स मैं डिस्कस करता हूं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी assumes all ligands to be as point charges and there are electrostatic interactions between central metal cation and all ligands। डियर स्टूडेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की है वो ये है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्लियरली प्रिडिक्ट्स electronic distribution of d orbitals of central metal cation in the presence of given ligand field and hence magnetic moment can be precisely determined by applying this theory. Next thing, students, the very important thing about the crystal field theory is it clearly explains electronic spectra of coordination compounds। मतलब coordination compounds में कलर किस तरीके से आता है उसका सही डिस्कशन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करती है। ओके, लेकिन स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है। जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यह एज्यूम करता है कि लिगेंड्स पॉइंट चार्जेस हैं, इसका मतलब यह हुआ कि दोज प्रॉपर्टीज ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विच आर डिपेंडेंट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ ए लिगेंड कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड बाय दिस थ्योरी। यानी किसी कॉम्प्लेक्स की वो प्रॉपर्टीज जो लिगेंड के स्ट्रक्चर पे बेस्ड होती है उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। जैसे ओरिजिनेशन ऑफ कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बाय चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस थ्योरी। अब डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स को कैसे प्रिडिक्ट करता है उसके बारे में हम आपको डिस्कस करते हैं। आप ऐसे सपोज करिए एक कार्टेशियन सिस्टम है एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है ना। एक कार्टेशियन सिस्टम हमने ले लिया, ये देख लें, इसके ओरिजिन पर उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सेंट्रल मेटल केटायन रखा गया है और इस वक्त हम बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल लिगेंड फील्ड्स की। यानी दो लिगेंड्स एक्स एक्सिस पर है, दो लिगेंड वाई एक्सिस पर है और दो लिगेंड जेड एक्सिस पर है। तो स्टूडेंट्स, मेटल केटायन का जो जेड इफेक्टिव है ना, वो इस लिगेंड्स को आप देख पा रहे होंगे, ये येलो पॉइंट्स जो हमने बना रखे हैं ये लिगेंड्स है। तो लिगेंड न्यूट्रल हो सकता है, अगर लिगेंड न्यूट्रल है तो पोलर होगा। जैसे मान लिया हम वाटर की बात करें स्टूडेंट्स, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। तो नेगेटिव पोल मेटल केटायन की तरफ होगा और पॉजिटिव पोल इससे अवे होगा, है ना। अगर हम साइनाइड लेते हैं तो नो डाउट स्टूडेंट्स, द नेगेटिव चार्ज of the ligand will be attracted by the net positive charge of the cation। तो इसका z इफेक्टिव क्या करेगा स्टूडेंट्स, लिगेंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा एंड ऑल लिगेंड्स विल मूव टुवर्ड्स सेंट्रल मेटल केटायन। और ऐसा होने पर जो डी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक repulsion from the negatively charged field created by ligands, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे जो डी ऑर्बिटल्स हैं, दो टाइप के डी ऑर्बिटल्स होते हैं, एक्सियल एंड नॉन एक्सियल।
तो इन दोनों टाइप के ऑर्बिटल्स में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग लेवल का इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेंगे, है ना। जैसे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात करें तो ये वाला इलेक्ट्रॉन dxy वाले इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फील करेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन और लिगेंड एक ही एक्सिस पर है, जबकि यहां पर क्या है, dxy का इलेक्ट्रॉन एक्सिस पर नहीं है, इसलिए डायरेक्ट लिगेंड के इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन में नहीं आएगा, ठीक है ना। ऐसा होने पर स्टूडेंट्स क्या होगा, देखिए, जब मेटल केटायन के कांटेक्ट में कोई लिगेंड नहीं था तो इसके सभी d ऑर्बिटल्स, इसके सभी n-1d सबशेल के ऑर्बिटल्स डीजेनरेट होंगे, मतलब सबकी एनर्जी लेवल सेम होगी, आप देख पा रहे होंगे। लेकिन जैसे ये ऑक्टाहेड्रल लिगेंड फील्ड के कांटेक्ट में आएगा तो dxy, yz एंड zx यानी इन नॉन एक्सियल d ऑर्बिटल्स वाले इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन कम फील करेंगे एज कंपेरिजन टू एक्सियल d ऑर्बिटल्स dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ठीक है ना। इसलिए दोनों की एनर्जी लेवल क्या होगी, अलग अलग हो जाएगी, एंड डी ऑर्बिटल्स क्या होंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, टूट जाएंगे। आप देख रहे हैं स्प्लिट कर गए टू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में, T2g और Eg। तो इन एक्सियल डी ऑर्बिटल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे, वहीं पर इन नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स कम रिपल्शन फील करेंगे, लेकिन रिपल्शन सभी फील करेंगे। अच्छा, इसलिए मैंने देखो यहां लिखा हुआ है स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल केटायन इन ऑक्टाहेड्रल लिगेंड फील्ड। इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई डी ब्लॉक मेटल केटायन 6 लिगेंड के कांटेक्ट में आएगा तो उसके डी ऑर्बिटल डीजेनरेट नहीं रहेंगे, बल्कि T2g और Eg इन दो सेट ऑफ ऑर्बिटल में स्प्लिट कर जाएंगे। T2g का स्टूडेंट मतलब होता है T फॉर ट्रिपल डीजेनरेट, टू फोल्ड सिमेट्री, एंड G का मतलब जेरेट। ऐसे यहां पर E का मतलब हुआ डबल डीजेनरेट, G का मतलब जेरेट। ओके, अच्छा स्टूडेंट, ये जो मैंने यहां बताया हुआ है, जैसे यहां मैंने लिखा हुआ है, इन दोनों स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स का एक वेटेड एवरेज एनर्जी लेवल होगा। तो ये जो हमने दिखा रखा है, बेसिकली ये लेवल कौन सा है, इन दोनों स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल का वेटेड एवरेज है, और इसको हम लोग कहते हैं बैरी सेंटर, या इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि 6 लिगेंड पर जितना नेगेटिव चार्ज होगा, अगर यही नेगेटिव चार्ज एक हॉलो स्फीयर पर स्प्रेड करवा दे और सेंट्रल मेटल केटायन उस हॉलो स्फीयर के सेंटर पर अगर रहे, तो उसके डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स अब क्या होगा, बराबर का, सभी डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन बराबर का रिपल्शन फील करेंगे, क्योंकि फील्ड क्या हो गई, स्फेरिकल हो गई, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या हुआ, यानी इस लेवल से T2g ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स की जितने अमाउंट से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई विद रिस्पेक्ट टू बैरियर सेंटर, उतने ही अमाउंट से ये Eg ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ गई, सो दैट नेट जो है, ताकि बैरियर सेंटर मेंटेन रहे। इसके इन दोनों के गैप को हम लोग डेल्टा ओ बोलते हैं। डेल्टा ओ का मतलब हुआ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पैरामीटर, एनर्जी भी कह सकते हैं फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसको हम पैरामीटर भी बोल सकते हैं।
तो जो हमने अभी वेटेड एवरेज का कंसेप्ट दिया उसके बेसिस पर हम कहेंगे कि ये गैप कितना आएगा, -2/5 डेल्टा ओ, और ऊपर कितना आएगा, +3/5 डेल्टा ओ। जो इलेक्ट्रॉन्स डी सबशेल में रहा करते थे स्टूडेंट्स, अब वही इलेक्ट्रॉन्स इन स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स में दोबारा भरे जाएंगे, रिसफल होंगे बाय फॉलोइंग अबाउ हुन्स एंड पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और वो इस सेंट्रल मेटल केटायन का उस कॉम्प्लेक्स में नया इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से हम टेट्राहेड्रल की बात कर लेते हैं, लेकिन टेट्राहेड्रल बात करने से पहले एक बार हम इनका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हम और आपको बता देते हैं। देखिए, ओके स्टूडेंट ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जैसे मान लिया आपसे कहा जाए कि इस कॉम्प्लेक्स का क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालिए, यानी इस कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल केटायन है उसके डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का स्टेबलाइजेशन उन लिगेंड की प्रेजेंस में बैरिसेंटर के रेस्पेक्ट में कितना हुआ उसके बारे में आप बताइए, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, यहां पे ये सेंट्रल मेटल केटायन हो गया, ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इन स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल्स में रिसफल्ड होंगे बाय फॉलोइंग अबाउ हुन्स एंड पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पहला इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स यहां पे आएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब चौथे इलेक्ट्रॉन का फेट या पोजीशन इस बात पे डिपेंड करेगी कि चौथा इलेक्ट्रॉन ईजी में जाए या पेयर करे। मान ले स्टूडेंट्स, ये जो गैप है अगर ईजी में जाना चाहता है तो इसके पास में डेल्टा ओ एनर्जी अवेलेबल होनी चाहिए। अगर वो पेयर कराता है तो पी एनर्जी की जरूरत होगी। इलेक्ट्रॉन को पेयर कराने में पी एनर्जी लग रही है। पी का मतलब मीन पेयरिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर एन इलेक्ट्रॉन, उसको हम पी कहते हैं। अगर सपोज करिए पेयरिंग आसान है और डेल्टा ओ का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा। लेकिन अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, डेल्टा ओ कम है, तो इलेक्ट्रॉन ईजी में जाएगा, ठीक है ना। अब ये कैसे सोचेंगे कि पी ज्यादा है या डेल्टा ओ ज्यादा है, ये डिपेंड करता है लिगेंड के नेचर पर, जिसको हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता लगाते हैं स्टूडेंट्स। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में डिफरेंट लिगेंड्स को अरेंज किया गया है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्प्लिटिंग पावर, जिसमें कार्बन और सबसे हायर स्प्लिटिंग पावर जो की पोजीशन पर है कार्बन डोनर साइट वाले, जैसे CO हो गया, CN हो गया, उससे कम आएगा एन डोनर साइट वाले, जैसे नाइट्रो, इथाइलिन डायमीन, बाइपिरिडीन, फेनेंथ्रोलीन, अमोनिया, पिरिडीन, ये सभी स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जिनमें डोनर साइट होता है N या C, ऐसे लिगेंड के केस में क्या होगा, डेल्टा O ज्यादा होता है और P कम होगा, ठीक है ना। लेकिन जो वीक फील्ड लिगेंड है जिनमें ऑक्सीजन डोनर होता है, हैलाइड डोनर्स होते हैं या फिर सल्फर डोनर होगा, उसमें डेल्टा O कम होगा और P ज्यादा होगा। हालांकि इस जनरल स्टेटमेंट में कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर भी आते हैं, जैसे वाटर लिगेंड है तो वीक लिगेंड, लेकिन कोबाल्ट 3 के लिए ये SFL जैसा बिहेवियर करता है। अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, SFL है, लेकिन आयरन 2 और मैग्नीज 2 में WFL जैसा बिहेवियर करता है। ऑक्सलेट WFL है, लेकिन कोबाल्ट 3 के लिए बेसिकली SFL जैसा बिहेवियर करता है। ये कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर है। तो स्टूडेंट्स यहां पर वाटर क्या है, वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड है, इसका मतलब यहां पर क्या हुआ स्टूडेंट्स, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि यहां पर WFL है, WFL
वाटर WFL हो गया, ओके। इसलिए स्टूडेंट नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहां एंड देन यहां। तो अब तक हमने बाउ रूल और हुंस रूल को फॉलो किया। अब नाउ द 6 इलेक्ट्रॉन विल पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ T2G ऑर्बिटल। ये पेयर कर गया, ठीक है ना। ये फिलिंग हमने आपको दिखा दी। अब हम निकालना चाहते हैं स्टूडेंट्स की CFSE वैल्यू क्या होगी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। देखिए बैरी सेंटर के रेस्पेक्ट में इन 4 इलेक्ट्रॉन का स्टेबलाइजेशन कितने से हुआ है। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स T2G में है, एक इलेक्ट्रॉन का स्टेबलाइजेशन कितना होगा, -0.4 डेल्टा O प्लस बैरी सेंटर के रेस्पेक्ट में इनकी एनर्जी कितनी हायर हुई है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाई 0.6 डेल्टा O, ठीक है ना। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो इसको कितना वैल्यू आ जाएगी, -0.4 डेल्टा O। अच्छा, यहां पर कोई एक्स्ट्रा पेयरिंग हमने नहीं कराई। देखिए ग्राउंड स्टेट में, मेटल के ग्राउंड स्टेट में एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था और इस डिस्ट्रीब्यूशन में भी एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हमने कोई एक्स्ट्रा पेयरिंग नहीं लगाई। इसलिए स्टूडेंट्स यहां पे इसकी CFSE वैल्यू कितनी आ जाएगी, -0.4 डेल्टा O। अब एक केस SFL का लेते हैं, ओके ओके स्टूडेंट्स। मान लिया इस कॉम्प्लेक्स में हमें CFSE वैल्यू निकालनी है, तो चूंकि लिगेंड्स ऑक्टाहेड्रल हैं तो हमने ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग दिखाई और ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग दिखाने के बाद अब मेटल कैटायन के d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स को इन स्प्लिटेड d ऑर्बिटल्स में रिसफल करेंगे। तो देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन फर्स्ट अकॉर्डिंग टू अबाउ सबसे लोअर एनर्जी लेवल पहले फिल होगी, फिर हुंस रूल फॉलो करेंगे 2 और 3। अब चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए ऑप्शन 2 है, या तो वो पेयर करे या ऊपर जाए। ये डिसाइड होगा किससे, देखिए अमोनिया यहां पर है, अमोनिया कैसा है स्टूडेंट्स, अमोनिया यहां पर है SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, देयरफॉर डेल्टा O का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा देन मीन पेयरिंग एनर्जी, ठीक है ना। इसका मतलब यह हुआ कि नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो EG में नहीं जाएगा, यहां पेयर करेगा। 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो CFSE वैल्यू स्टूडेंट हो गई 6 मल्टीप्लाइड बाई -0.4 डेल्टा O प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 0.6 डेल्टा O प्लस। अब स्टूडेंट देखिए यहां पे ग्राउंड स्टेट में सिर्फ एक पेयर्ड है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में यहां पे 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हाउ मेनी एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 2p इज इक्वल टू -2.4 डेल्टा O प्लस 2p। ये इसकी CFSE वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। इसकी CFSE वैल्यू हो गई स्टूडेंट्स, ओके। नाउ स्टूडेंट्स I will discuss splitting of d orbitals in tetrahedral ligand fields। तो इसको समझने के लिए एक क्यूब आप सोचिए, क्यूब के सेंटर पर सेंट्रल मेटल कैटायन रखा गया है और इस क्यूब के अंदर हम एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अपोजिट क्यूब के अपोजिट फेसेस के अपोजिट डायगोनल्स के एंड्स को सेंटर से मिलाने पर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन जाएगी, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये XYZ एक कार्टेशियन सिस्टम आ गया, आप देख पा रहे होंगे ये एक्सियल d ऑर्बिटल्स XYZ एक्सिस पर होंगे और जो नॉन एक्सियल d ऑर्बिटल्स होंगे दे आर वेरी क्लोज टू व्हाट लिगेंड्स। देखिए लिगेंड्स ये लिगेंड्स जिनको मैंने ग्रीन डॉट से बना रखा है, ठीक है ना। और
तो इस समय एक्सियल और नॉन एक्सियल में से कौन सा डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फील करेगा फ्रॉम फील्ड क्रिएटेड फ्रॉम लिगेंड्स? वेरी ऑब्वियस, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। इसलिए स्टूडेंट्स टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेवल एक्सियल डी ऑर्बिटल से हायर जाएगी आफ्टर स्प्लिटिंग। देखिए देखिए, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स ऑफ आइसोलेटेड मेटल केटायन, ठीक, एक्सियल डी ऑर्बिटल्स एंड नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स, इन दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेवल ग्राउंड स्टेट से हार गई है, लेकिन इसकी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज कम हुआ है, इसमें ज्यादा हुआ है, ठीक है ना। और इन दोनों स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल्स का जो वेटेड एवरेज है ये बैरिसेंटर हो गया, ठीक। तो जिस तरीके से हमने ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में इन दोनों के बीच का गैप हमने बोला था वहां पे डेल्टा ओ, तो यहां पे हम लोग क्या रिप्रेजेंट करें, डेल्टा टी कहते हैं, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल, टी का मतलब टेट्राहेड्रल। सो इट इज वेरी ऑब्वियस कि बैरिसेंटर से इन दो डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितने से डिक्रीज करेगी, फॉर वन इलेक्ट्रॉन -3/5 डेल्टा टी, और इस बैरिसेंटर से T2 ऑर्बिटल्स के एक इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल जो राइज होगी वो 2/5 डेल्टा टी, ठीक। यानी इन दो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, इन दो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स की पोटेंशियल एनर्जी जितने अमाउंट से डिक्रीज होगी, ठीक उतने ही अमाउंट से इन तीन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, राइज होगी। और इसीलिए यहां पे लिखा गया है -3/5 डेल्टा टी, और यहां पर आ गया +2/5 डेल्टा टी। ओके, जो इलेक्ट्रॉन्स उसके डी सबशेल में रहा करते थे, अब वो सभी इलेक्ट्रॉन्स इन स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल्स में रिसफल्ड होंगे बाय फॉलोइंग अबाव होल्स एंड पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सपोज करिए स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल हम यहां पे ले रहे हैं, NiCl होल 4 2- यानी टेट्राक्लोराइडो निकलेट 2 आयन। यहां पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट 2 है ना, तो निकल का कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d8। इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल किए जाएंगे मैं आपको समझाता हूं। तो अकॉर्डिंग टू अबाव रूल पहला इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल में आएगा, नाउ होल्स रूल के अनुसार डीजेनरेट ऑर्बिटल में जाएगा। थर्ड इलेक्ट्रॉन्स डेल्टा टी को क्रॉस करके T2 में जाएगा या E में रहेगा। देखिए, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी का मैग्नीट्यूड हमेशा एक ऑक्टाहेड्रल से कम होता है, ठीक है ना। इसमें इसलिए ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में डेल्टा टी इज ऑलवेज लेस देन मीन पेयरिंग एनर्जी P। ओके, the value of mean pairing energy P is always greater than delta T for first transition series metal complexes। okay, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, सेकंड इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स यहां आएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, देन फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ एंड एट्थ। ओके, और इस तरीके से हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। 2 4 6 ओके। तो स्टूडेंट्स का अगर मैग्नेटिक मोमेंट हम निकालना चाहें, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली magnetic moment will be equal to 2.8 bm।
ठीक है ना। एंड देयर इज अ रिलेशन बिटवीन डेल्टा टी एंड डेल्टा ओ, ये रिलेशन, और ये जो माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है इसका मतलब ये है कि टेट्राहेड्रल स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल्स रिवर्स होंगे देन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के रिस्पेक्ट में। माइनस का मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स। एक और चीज स्टूडेंट देखिए यहां पर, जैसे हमने यहां पे T2 लिखा हुआ है, यहां पे है ना, यहां पे G नहीं लिखा गया है क्योंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती, यानी जेरेड नहीं होगा, ठीक है ना। यहां पे G नहीं लिखा जाएगा। ऐसे स्टूडेंट यहां पे भी G नहीं लिखा गया है, उसका रीजन यही है कि यहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री यहां पे नहीं होती है। ओके, so dear students, this is all about splitting of d orbitals in octahedral and tetrahedral geometries. Thank you students.